Okay, electrostatic potential and capacitance. So now we will move on to a new topic. Potential हमने देखा है, now we'll talk about capacitance as well. ठीक है? Okay. So electrostatic potential due to, पहले हम देख लेते हैं dipole. Dipole क्या होता है भाई साहब? What is a dipole? Two like charges separated by a certain amount of distance is known as dipole. इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों जुड़े हुए हैं. यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, और इस लेंथ को हम जनरली क्या लेते हैं? 2a या 2l लेते हैं. ठीक है, क्योंकि हमको मिड पॉइंट का l मिल जाता है बेनिफिट. आइडियली होता क्या है? डाइपोल इज इक्वल टू q इंटू 2l. ठीक है, तो हम यहाँ पे डाइपोल इज बेसिकली मेड अप ऑफ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो आपका देखो ये डाइपोल हो गया, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्जेस हो गए, और यहाँ पे देखो ये पूरा लेंथ कितने का होगा? 2a का होगा. ठीक है, सो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू डाइपोल कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लो ये पॉइंट P है भाई साहब. ठीक है, दिस पॉइंट इज बेसिकली व्हाट? दिस पॉइंट इज लेट्स से योर P, और इस पॉइंट पे इस डाइपोल के लिए कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, दैट इज समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट. सो लेट P बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, R बी द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल. देखो 2a है, 2a को अगर हम डिवाइड करेंगे तो a और a में डिवाइड हो गया, इसलिए हम 2l या 2a लेते हैं. ठीक है, आपकी बुक्स में या तो 2l होगा या तो 2a होगा. ठीक है, ओके. तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, ये वाला डिस्टेंस कितना है भाई साहब? r. क्लियर क्लियर क्लियर. लेट r बी द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल AB. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ओके ओके. So from the figure, R1 is equal to R minus a cos theta and R2 is equal to R plus a cos theta. चलिए वापस जाते हैं भाई साहब. ठीक है, R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो ये वाला एंगल भाई साहब कितना है आपका? थीटा. ठीक है, ये वाला एंगल कितना है भाई साहब आपका? थीटा. तो अब देखो यहाँ पे R1 क्या हो जाएगा? अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, देखो इस वाले से, ये है R1. ठीक है, R1 इज बिटवीन AP एंड R2 इज BP. ठीक है, ओके. यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये वाला कितना हो जाएगा? देखो दिस वन विल बी, ये आपका बेस. मुझे ये बताओ, यहां पे ये हो गया बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये वाली एंगल हो गई भाई साहब थीटा. बेस, ठीक है, बेस. तो आप यहां पे बताओ इसमें और इसमें, देखो ये R1 है. ठीक है, ये आपका यहां तक कितना है? R है. ठीक है, इस R से अगर मैं यहाँ पे देखो इसका कितना आ जाएगा? देखो R1 इज इक्वल टू, ये R1 है, आपको अगर R से लेना है इसको. ठीक है, ये पूरा आपका कितना है? R है. ठीक है, ये भाई साहब कितना है? A है. तो ये कितना हो जाएगा? A cos थीटा हो जाएगा. देखो भाई साहब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा A, ये समझ लो बेस है, दिस इज बेस अपॉन दिस इज इक्वल टू cos थीटा. तो बेस कितना हो गया? A cos थीटा हो गया. क्या ये मामला समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर से रिपीट टेलीकास्ट करेंगे. ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हारा यहाँ पे भाई साहब ये R1 कितना हो जाएगा भाई साहब? R, तुम देखो ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस वो सेम होगा. ठीक है, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, मतलब बहुत कम एंगल है दोनों के बीच में. सो दिस डिस्टेंस पीपल एंड दिस डिस्टेंस विल बी द सेम. अभी ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R माइनस a cos थीटा. तो ये हो गया A cos थीटा. ठीक है, इसी तरह से R2 करेंगे भाई साहब, R2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? ये A है, ये A cos थीटा हो गया ये. तो R2 मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होगा. R2 विल बी इक्वल टू R प्लस A cos थीटा. ये होता है, हम करेंगे इसको ठीक से. ठीक है, ओके. So from the figure R1 is equal to R minus a cos theta, R2 is equal to R plus a cos theta. That is giving you basically equation number 1. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q ऑन पॉइंट P कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R1. देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट P प्लस Q चार्ज कितने डिस्टेंस पे है? R1 डिस्टेंस पे है. ठीक है, तो कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q प्लस Q चार्ज अपॉन R1. ठीक है, ओके. इसी तरह से भाई साहब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, ये कितना हो जाएगा? 1/-Q अपने साइन के साथ R2. तो सो ही जाएगा अभी. सो रिजल्टेंट पोटेंशियल, क्योंकि हमको मालूम है भाई साहब पोटेंशियल क्या होता है आपका, ऐड होगा, सुपरपोजिशन होगा.
V1 प्लस V2, तो अगर हमने इसको ऐड किया भाई साहब तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ठीक है। ओके, चलिए अभी हम R1 की वैल्यू डालते हैं, यहाँ पे क्या है, R माइनस ए कॉस थीटा है, R2 की वैल्यू क्या है, R प्लस ए कॉस थीटा है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R प्लस ए कॉस थीटा को इधर लिया, R माइनस ए कॉस थीटा को इधर लिया, R और R कैंसिल, और यहाँ पे ऊपर क्या हो जाए भाई साहब, यहाँ पे देखो a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, r प्लस ए कॉस थीटा माइनस r प्लस ए कॉस थीटा, ये डैश डैश कैंसिल, 2a कॉस थीटा, 2a कॉस थीटा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज, देखो यहाँ पे a जो है, ठीक है, ये आपका जो a है, a बहुत लेस है एज कंपेयर टू r, ठीक है, एज कंपेयर टू r, a स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड एंड a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ऑल्सो इज नेग्लेक्टेड, क्योंकि भाई साहब कॉस थीटा की वैल्यू तो 0 और 1 के बीच में होती है, तो एज कंपेयर टू r दिस इज वेरी लेस, तो इसको हम पूरा पूरा 0 मान लेते हैं, ठीक है। 2a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 2a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। सो आपका अभी देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, q इंटू 2a होता है, q इंटू 2a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी देखो 2a इंटू क्यू, ये हो गया आपका डाइपोल मोमेंट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज दिस, ये r क्या होगा भाई साहब, दिस r विल बी बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, ठीक है। लेट्स कम बैक टू दिस, लेट्स कम बैक टू दिस। अरे भाई साहब टेंशन बिल्कुल लो मत, ठीक है। हम यहाँ पे भाई साहब डेरिवेशन करते हैं, टा 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 टा। अब क्या हो रहा है भाई साहब, ठीक है। चलो भाई साहब एक डाइपोल ले रहे हैं हम यहाँ पे, डाइपोल, ठीक है। सो डाइपोल मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस इज बेसिकली अ डाइपोल, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, दिस इज अ डाइपोल। डाइपोल इज बेसिकली व्हाट, लेट्स से वी हैव प्लस क्यू चार्ज हेयर एंड माइनस क्यू चार्ज हेयर, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज हेयर एंड माइनस क्यू चार्ज, कहीं पे भी कोई भी चार्ज रख दो और कोई आर्बिट्री पॉइंट पी ले लो भाई साहब। पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या था, यहाँ पे प्लस क्यू था, यहाँ पे माइनस क्यू था। चलिए डाइपोल लेंथ, डाइपोल लेंथ भाई साहब क्या है, डाइपोल लेंथ है तुम्हारा 2a या 2l जो भी लेना चाहो भाई साहब, तो ये 2a हो गया। अभी हम मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट पे आते हैं, तो अगर हम मिड पॉइंट पे आते हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, ये वाला कितना हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच आप पीपल a, ठीक है। और बट ऑब्वियस सी बात ये भी होगी कि ये वाला भी कितना हो जाएगा भाई साहब a, मामला समझ में आ रहा है। वहां पे एक पॉइंट p है, ठीक है। अभी ये जो a से भाई साहब इसका डिस्टेंस है, बच्चा पार्टी यहां से a से जो इसका डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस आपको क्या दिया हुआ है, अरे बोलो ना क्या दिया हुआ है, r दिया हुआ है भाई साहब, ठीक है। ओके, अभी यहां से हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, लेट्स से दिस इज पॉइंट a, दिस इज पॉइंट b, सो a b इज बेसिकली अ डाइपोल, ठीक है, मेड अप ऑफ, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है भाई साहब 2a एंड a इज पॉजिटिव q एंड b इज माइनस q, ठीक है। और लेट्स से ये इसका सेंटर हो गया o, o इज सेंटर, और इस o सेंटर से p का डिस्टेंस कितना है भाई साहब 8, ठीक है, क्लियर है। ओके चलो भाई साहब कहाँ चले, यहाँ से इसका डिस्टेंस हो गया भाई साहब, और यहाँ से यहाँ पे इसका डिस्टेंस हो गया, सो लेट्स से दिस इज r, सो दिस इज बेसिकली r1 एंड दिस इज r2, मामला समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके ओके ओके, तो अभी आपने क्या किया, यहाँ पे देखो हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। जैसे हमने यहाँ से भाई साहब इधर एक परपेंडिकुलर डाला, जैसे हमने भाई साहब यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, ये वाला r1 और ये वाला, ये देखो ये वाला r1 है, ठीक है, दिस इज बेसिकली r1 और ये इक्वल हो जाएगा द मोमेंट वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर। क्या ये समझ में आ रहा है, ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर हो जाएगा। अभी ध्यान दो, ये वाला साइड r1 है, मतलब इतना साइड कितना हो जाएगा आपका r1, क्या ये मामला समझ में आ रहा है। लेकिन ये पूरा OP कितना है r, ठीक है। ओके लेट्स से हमने इसका नाम p q डाल देते हैं, ठीक है, लेट्स से हमने q डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी इस ट्राइंगल में देखो, कौन सा ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल AQO, ठीक है भाई साहब। लेट्स से दिस एंगल इज हाउ मच, थीटा, ठीक है। देखो डाइपोल जो होता है या लंबा वाला नहीं होता है, ये टुन्नू सा होता है, ये डाइपोल इतना टुन्नू सा, ठीक है। तो मतलब ये वाला और ये वाला ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगे, ऑलमोस्ट पैरेलल। अगर मैं बोलूं भाई साहब यहाँ से मैंने एक इधर परपेंडिकुलर डाला
तो ये वाला एंगल भी ऑलमोस्ट थीटा हो जाएगा, ऑलमोस्ट थीटा। ठीक है, फिजिक्स में ये सब एक्सेप्शन चलते रहते हैं, ये कोई बड़ा नहीं है भाई साहब, ये छोटा सा ही है। तो ये वाला भी थीटा होगा और ये वाला भी ऑलमोस्ट थीटा हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ दिस ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब? ए क्यू ओ। ध्यान देना, ए क्यू ओ ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर, इसमें भाई साहब ये इसका नाम रख दे भाई साहब ए आर, और इसका नाम क्या रहेगा? बी है ना। चलो पहले इस ट्राइंगल को निपटाते हैं। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया थीटा। ओके, बेस दैट इज ओ क्यू, ओ क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ओ ए। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा। बोलो समझ में आता है? ओ क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओ ए कॉस थीटा। अभी ओ ए की वैल्यू क्या है? ए, डाइपोल का एकदम मिड डिवीजन है ये भाई साहब, ओ क्यू। ठीक है, हो गया आपका कितना? ए कॉस थीटा। मतलब ये वाला पोर्शन आपका कितना हो गया भाई साहब? ए कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब R1, और अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, ये हो गया आपका R। इस R में से इसको माइनस कर दोगे तो तुम्हारा ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपका यहां पे क्या है? AP इज इक्वल टू QP। मामला समझ में आ रहा है? AP इज इक्वल टू QP। AP की वैल्यू क्या है? R1। QP की वैल्यू क्या हो जाएगी? QP की वैल्यू हो जाएगी OP माइनस OQ। मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? QP की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक, इसकी वैल्यू क्या होगी? OP माइनस OQ। क्लियर क्लियर क्लियर? OP की वैल्यू कितनी है? R, और OQ की वैल्यू कितनी है निकाली आपने? A cos थीटा। क्लियर? ठीक है, सो दिस विल बी R माइनस A cos थीटा। दिस इज गोइंग टू बी R1। क्लियर क्लियर क्लियर? ठीक है, चलिए अभी हम आते हैं भाई साहब कौन से ट्राइंगल में? इस वाले ट्राइंगल में आते हैं। ठीक है, सो इन अ ट्राइंगल OBR, इन ट्राइंगल OBR सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब? ये वाला हो गया A, तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब? A cos थीटा, है ना भाई? ठीक है, अभी देखो ये R इसके बराबर है, इसके बराबर, तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं? OP इज इक्वल टू RP, है ना भाई? OP की वैल्यू क्या है? R, है ना? OP की वैल्यू क्या है? R। RP की वैल्यू क्या हो जाएगी? RP की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब BP माइनस BR। समझ में आती है? BP माइनस BR। क्लियर क्लियर क्लियर? ओके, तो ये हो गया R। BP की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? BP की वैल्यू हो गई कितनी? R2, है ना? R2 माइनस BR की वैल्यू A cos थीटा। ठीक है, क्लियर 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 भाई साहब? अभी A cos थीटा को इधर ऐड कर देंगे तो इसका मतलब R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको इधर लेकर आओ, R प्लस A cos थीटा। समझ में आता है कि ना भाई साहब? ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? क्लियर? ओके। अभी हम पोटेंशियल की बात करेंगे भाई साहब। ठीक है, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट द पॉइंट P, डाइपोल गया अभी भाड़ में। ठीक है, अभी हम चार्जेस को ले रहे हैं इंडिविजुअली। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल जनरेट होगा? सो दैट विल बी हाउ मच? सो हम यहां पे बोल सकते हैं V1। दिस इज बेसिकली पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू भाई साहब चार्ज एट क्या? A। ठीक है, तो ये हो गया V1। दिस विल बी इक्वल टू, बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1, है कि नहीं? ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सिमिलरली V2 को अगर हमने मान लिया पोटेंशियल, दिस इज बेसिकली पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट अ BR। ठीक है, चार्ज एट अ BR कितना हो जाएगा भाई साहब? बोलो 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 बोलो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी यहाँ पे Q ध्यान दो, ये प्लस Q है, यहाँ पे Q क्या हो जाएगा? माइनस Q। आर बी क्लियर? तो दिस विल बी माइनस Q अपॉन भाई साहब R1 2। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर? तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है, सो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, टोटला पोटेंशियला एट अ पॉइंट P एट P कितना हो जाएगा? बोलो V1 प्लस V2, दैट विल बी हाउ मच? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1
माइनस 1/4πε0 Q/R2। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। चलो भाई साहब अभी हम क्या करेंगे, 1/4πε0 यहाँ पे Q भी बाहर आ जाएगा भाई साहब, है ना, Q भी बाहर आ जाएगा, इतना तो कॉमन ही हो रहा है दोनों में, है ना। Q/4πε0 कॉमन, ठीक है, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1/R1 बचेगा, ये R1 और यहाँ पे 1/R2 माइनस 1/R2। समझ में आ रहा है ये। सो दिस विल बी Q/4πε0 1/R1 माइनस 1/R2। अभी R1 की वैल्यू लिखो भाई साहब, क्या है R1 की वैल्यू, क्या है R माइनस a cos थीटा, ठीक है। और भाई साहब यहाँ पे R2 की वैल्यू कहाँ निकाली अपने, R प्लस a cos थीटा, ठीक है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी ये करता है ना, इसका मतलब तेरे को नींद आ रही है, ठीक है। पिछले 1 साल में तो मैं कम से कम इतना समझ गया हूँ भाई साहब, ठीक है। Q/4πε0 यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस विल बी a माइनस ए और a प्लस बी। तो ये हो गया आपका R² माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो भाई साहब इधर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, R प्लस a कॉस थीटा, इधर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो माइनस, ये हो जाएगा R माइनस a कॉस थीटा। आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो यहां पे कितना हो गया भाई साहब, दिस विल बी Q/4πε0, ठीक है, R प्लस a कॉस थीटा माइनस R, माइनस माइनस यहां पे हो गया भाई साहब प्लस a कॉस थीटा, ठीक है। यहां पे कितना हो जाएगा भाई साहब, R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, तो इधर ये और ये भाई साहब मर गया, और हमने यहाँ पे क्या अजम्पशन किया कि भाई साहब ये जो r डिस्टेंस है दैट इज 2 ग्रेटर देन a, तो a कैन बी निग्लेक्टेड एज कंपेयर्ड टू r, ठीक है। तो a cos थीटा कैन बी नेग्लेक्टेड, as compared to r। तो अभी ऑब्वियसली a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर्ड टू r स्क्वायर, ठीक है। तो r स्क्वायर के हिसाब से a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि a ही आपका बहुत कम है तो a स्क्वायर और ज़्यादा कम होगा। जैसे a अगर आया आपका 0.01 तो a स्क्वायर क्या आएगा 0.00001, है ना भाई, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा हमको ऐसे ही मालूम है, कॉस थीटा अगर आपका 1/2 है तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 0.0025 आ जाएगा, ठीक है। खैर, तो इसको हमने निगलेक्ट कर दिया, इस पोर्शन को एज कंपेयर टू r स्क्वायर हम निगलेक्ट कर रहे हैं। सो व्हाट डू वी गेट पीपल, व्हाट डू वी गेट, दिस विल बी Q/4πε0, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 2a cos थीटा, और यहाँ पे कितना आ गया भाई साहब r स्क्वायर, इसको हमने 0 मान लिया, है ना, r स्क्वायर। ओके, अभी देखो 2a इंटू क्यू, मैंने आपको डाइपोल मोमेंट बताया क्या होता है। डाइपोल मोमेंट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू द लेंथ, q इंटू 2a हो जाएगा आपका डाइपोल मोमेंट। सो दिस विल बी बेसिकली p, और ये हो गया भाई साहब cos थीटा, और यहाँ पे कितना हो गया 4πε0 r का स्क्वायर। ये हो गया पोटेंशियल एट अ पॉइंट p, ठीक है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट p which is at a distance of r from the center of the dipole. Potential due to an electric dipole made up of two opposite charges of magnitude q, ठीक है। अरे यार q कहाँ, हाँ इसमें ले लिया ना, ठीक है, will be p cos theta q 4πε0 r स्क्वायर। अलग अलग तरीकों से सवाल बन सकते हैं, कहीं पे आपको q और a की वैल्यू दी हो सकती है, कहीं पे आपको सीधा सीधा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू दी हो सकती है। सो व्हाटएवर, आप इस फॉर्मूला को भी अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्ट्रेट अवे डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है तो p की वैल्यू दी हुई है, अगर आपको q और a की वैल्यू दी हुई है तो आप उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आर बी क्लियर टू दिस वन, ये डेरिवेशन क्लियर है, आर बी क्लियर टू दिस डेरिवेशन, ओके। ठीक है भाई साहब, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भाई साहब क्या हो जाएगा, तो आना जरूरी है,
ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R का स्क्वायर। क्लियर है? इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, जनरली इक्विपोटेंशियल मींस इक्वल पोटेंशियल। इक्वल पोटेंशियल सर्फेसेस क्या होते हैं भाई साहब? द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ मीडियम एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन्स द सेम इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सर्फेस। समझ लो भाई साहब, यहाँ पे एक चार्ज रखा है तुमने, ठीक है, एक चार्ज रखा है। अभी यहाँ पे एक रेडियस से तुमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। इस सर्कल पे सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होंगे? बोलो सेम डिस्टेंस पे होंगे। समझ लो ये R पे है, ये भी R पे, ये भी R पे, ये भी R पे। पोटेंशियल क्या होता है भाई साहब? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, है ना। तो क्या इस सर्कल पे सारे पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल होंगे? इक्विपोटेंशियल होंगे। अगर मैंने कोई स्मॉलर सर्कल ड्रॉ किया, लेट्स से हमने यहाँ पे R डैश लिया, तो इस सर्कल पे भी सारे पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल होंगे, ठीक है। देयर पोटेंशियल विल बी हाउ मच? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R डैश। नाउ द थिंग इज, ठीक है, आपका भाई साहब यहाँ R स्क्वायर होगा ना, R स्क्वायर, ठीक है। तो आपका क्या ये दोनों इक्विपोटेंशियल होंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक है R और एक है R डैश का स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस भाई साहब क्या हो जाएगा? नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो समझो यहाँ पे एक रेडियस बनाया हमने, ये चार्ज था यहाँ पे प्लस Q, तो ये इक्विपोटेंशियल, ये इक्विपोटेंशियल, ये इक्विपोटेंशियल, है ना। यहाँ से यहाँ तक ले जाने में मतलब कोई वर्क डन नहीं है, मामला समझो, ठीक है। क्योंकि आपको जो चार्ज है ना वो ऐसे ही मूव हो रहा है, कोई वर्क डन नहीं हो रहा है उसमें, ठीक है। यहाँ पे जो पोटेंशियल, यहाँ पे भी वही पोटेंशियल, तो कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। देयर इज नो वर्क डन, ठीक है। देयर इज नो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम हियर टू हियर बिकॉज द पोटेंशियल्स आर द सेम। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस में जब भी चार्ज का मूवमेंट होगा देयर विल बी नो वर्क डन। आप पोटेंशियल के डिफरेंस में जाइए ना। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द वर्क डन in moving a unit positive charge from one point to the other, from one point to the other, ठीक है, is called the potential difference। भाई साहब अगर potential difference जीरो होगा तो वर्क डन भी जीरो हो गया ना भाई साहब, क्लियर है। अगर potential difference आपका जीरो हुआ तो वर्क डन भी जीरो हुआ ना, डेफिनेशन भी, ठीक है, ओके। नो टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस इंटरसेक्ट, कभी भी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द एलिमेंट ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब कैसा है देखो, ये समझ लो, ये आपका इलेक्ट्रिक, ठीक है, ये आपका चार्ज है ना, और ये सारे आपके क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। ये ऐसे जा रहा है, नॉर्मल है इस पे, ठीक है। ये भाई साहब ऐसे जा रहा है, नॉर्मल है, ठीक है। ये भी आपका क्या होगा? इस पे नॉर्मल होगा। सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, प्लस चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होगा कि नहीं? These will be what? Electric field lines of force, है कि नहीं, ठीक है। The direction of electric lines of force और direction of electric field outward radially, ठीक है, is always normal to the, कोई भी एलिमेंट ले लो, छोटा सा एक एलिमेंट, DL एलिमेंट, ठीक है, ये DL एलिमेंट पे भाई साहब ये नॉर्मल ही होगा, दिस विल बी नॉर्मल, ठीक है, इज ऑलवेज नॉर्मल DL टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, दैट इज E इज डायरेक्ट मतलब परपेंडिकुलर टू DL। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में। For an isolated point charge, the equipotential surface is a sphere। अभी आपने देखा भाई साहब, एक छोटा सा चार्ज आपने रख दिया तो आपका एक स्फीयर जो होगा वो इक्विपोटेंशियल होगा। स्फीयर मतलब प्रॉपर बॉल 3 डायमेंशन में। एक आपने आइसोलेटेड चार्ज रखा है, उसके आजू बाजू में एक बॉल बना दीजिए तो दैट पूरा जो होगा वो इक्विपोटेंशियल हो जाएगा, क्योंकि उस बॉल पे या उस स्फीयर पे हर एक पॉइंट इस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। और पोटेंशियल क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R का स्क्वायर। Q तो चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि सबके लिए चार्ज Q ही रहेगा, और R भी चेंज नहीं होने वाला क्योंकि स्फीयर का रेडियस सेम रहेगा। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये, ठीक है। इनसाइड अ हॉलो, हेलो क्या हो गया बस, हॉलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर द पोटेंशियल इज कांस्टेंट। हमेशा पोटेंशियल जो है तो कांस्टेंट रहेगा। दिस कैन बी ट्रीटेड एज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस, ठीक है। किसी भी इक्विपोटेंशियल मतलब हॉलो स्फीयर में यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं होगा फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस। समझ में आ रहा? हॉलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, कंडक्टर है भाई साहब, इंसुलेटर नहीं।
हॉलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर द पोटेंशियल बाय साहब इनसाइड, ये आपका एक कंडक्टर है, ठीक है, हॉलो है ये, मतलब सॉलिड नहीं है, इसके अंदर अगर चार्ज है तो पूरा का पूरा स्फीयर ही आपका क्या होगा, इक्विपोटेंशियल होगा। मतलब अगर कंडक्टर है, नॉट एन इंसुलेटर, पीपल ध्यान दीजिए, इनसाइड अ हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर इट इज ऑल अक्रॉस इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब इसके पूरे अंदर आपका इक्विपोटेंशियल है। मतलब इक्विपोटेंशियल में मतलब आपने क्या देखा, इक्विपोटेंशियल अगर रहेगा तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को मूव कराने के लिए कोई वर्क डन नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो कोई वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। सो इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर द पोटेंशियल इज कांस्टेंट, जो भी पोटेंशियल होगा वो भाई साहब कांस्टेंट होगा। दिस कैन बी ट्रीटेड एज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, सो नो वर्क इज ड्रॉन और नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस, कोई वर्क डन होगा ही नहीं क्योंकि सारा का सारा आपका क्या है भाई साहब, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। आर वी गेटिंग दीज पॉइंट्स पीपल, समझ में आ रहा है ये, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एनी प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एनी प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो समझ लो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई साहब, ये आपका पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ पे आपका नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इधर से इधर, ये यूनिफॉर्म फील्ड होगा, जितना इससे यहाँ तक का लेंथ उतना ही उसका लेंथ, उतने ही चार्जेस इसमें, इतने ही चार्जेस इसमें, तो आप समझिए ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्या करते हैं, कहाँ गया भाई साहब, इनसाइड यूनिफॉर्म एनी प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड, तो आप देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही है, ऐसे, तो मैंने ये एक प्लेन डाला इसमें, दिस इज बेसिकली अ प्लेन, दिस इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड ये यूनिफॉर्म है और ये नॉर्मल है, तो ये आपका जो आपका मोबाइल है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, सारे पॉइंट्स इसमें क्या हो जाएंगे, इक्विपोटेंशियल, ठीक है। सो इनसाइड एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपकी फील्ड इलेक्ट्रिकल एंड एनी प्लेन नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फील्ड ऐसे जा रहे थे, ये नॉर्मल है, अगर ऐसे हो गया तो नहीं होगा, अगर ये टेढ़ा मेढ़ा हुआ, मतलब मोबाइल ऐसे रखा आपने या तो ऐसे रखा तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपका थीटा डिफरेंस हो जाएगा। खैर, सो द फील्ड डायरेक्शन इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आप जो यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे आप एक इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। द स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस enables us to identify regions of strong and weak field, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में जो स्पेसिंग होगा उससे आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है या वीक है। अगर बहुत स्ट्रांग रहेगी तो स्पेसिंग बहुत कम होगी, बहुत सारे लाइंस ऑफ फोर्स है, ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में स्पेसिंग बहुत कम होगी। और अगर थोड़ा वीक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा होगी, द स्पेसिंग विल बी मच लार्जर, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, देखो ये आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, ये वाला एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ये स्फीयर, ये वाला स्फीयर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ये वाला स्फीयर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ठीक है। सो एक आइसोलेटेड चार्ज का ऐसे तमाम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्रिएट होंगे, ठीक है। ये तमाम जो स्फीयर्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। आर वी क्लियर टू दीज थिंग्स पीपल, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। सो ये आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ठीक है। दिस विल बी एन दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और अगर आप ध्यान दोगे तो अगर मैंने कोई डीएल एलिमेंट लिया है, इसके साथ ये परपेंडिकुलर, कोई डीएल एलिमेंट यहाँ पे लिया हुआ है तो इसका ये डीएल एलिमेंट है तो इसके साथ ये परपेंडिकुलर, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पेयर ऑफ सिमिलर पॉइंट चार्ज, फॉर अ पेयर ऑफ सिमिलर पॉइंट चार्ज। तो आपका देखो यहाँ पे सिमिलर पॉइंट चार्ज है, हमने यहाँ पे क्या देखा भाई साहब, इस चार्ज के आजू बाजू स्फीयर्स में क्या क्रिएट होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्रिएट होंगे, और इस चार्ज के आजू बाजू भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्रिएट होंगे, लेकिन दोनों सिमिलर चार्जेस हैं। सिमिलर चार्जेस में क्या हो जाएगा भाई साहब, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो भाई साहब ये थोड़ा सा उधर खिसक जाएगा और ये थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा। लेकिन इस रिपल्शन में अगर आप ध्यान दोगे एक और प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके साथ ये सब भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो जाएंगे क्योंकि चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम है और यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है।
सो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस फॉर सिमिलर पॉइंट चार्जेस, ये आपका एक भाई साहब क्या हो जाएगा, डाइपोल, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ डाइपोल, ओके। तो आपका देखो यहाँ पे इस तरीके का इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्रिएट हो जाएगा। टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस देख लो भाई साहब, ये आपके टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इसमें इस तरीके का आपको पैटर्न दिखेगा, ठीक है। ऑल दीज आर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। अगर हमने इसको हटा दिया और इसको रखा तो बाकायदा जैसा था पहले वैसा ही हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आप इसको रख रहे हैं तो ये पुश हो रहा है, दीज इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आर गेटिंग इम्पैक्टेड, ठीक है। बट नेवरदलेस द इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस विल नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। द पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल डिपेंड्स ऑन पोजिशन वेक्टर, एंगल, डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ऑल द अबव। बस पोटेंशियल अभी आपने क्या कैलकुलेट किया, डाइपोल की वजह से क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R का स्क्वायर, ये कैलकुलेट किया ना। इज इट डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन वेक्टर, यस, क्योंकि पोजिशन वेक्टर आपका R है ना भाई साहब, कहां से सेंटर ऑफ डाइपोल से जो पॉइंट है उस तक का जो लाइन आप ज्वाइन कर रहे हैं वो आपका R डिस्टेंस है। तेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, तब से खुराफाती कर रहा है तू कुछ, ठीक है, ओके। तो पोजीशन वेक्टर है ये, एंगल पे डिपेंड करेगा भाई साहब, एंगल पे डिपेंड करेगा कि नहीं, cos थीटा है, देखो एंगल पे डिपेंड कर रहा है, यस इट विल डिपेंड। डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करेगा, डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड कर रहा है भाई साहब, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, क्लियर है। द वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, मीटेश प्लीज सॉल्व। The work done to move a charge on an equipotential surface, इतना देर से तो हम यही कर रहे थे। hey, अंकिता, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द वर्क डन फॉर मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, पोटेंशियल डिफरेंस होता है भाई साहब। अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना भाई साहब, ठीक है। Just one moment. वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। सो देयर इज बेसिकली नो वर्क डन, जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो हमारा भाई साहब एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस देखेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। द वर्क डन ऑन अ पॉइंट चार्ज इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो जो आप काम कर रहे हैं टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट पॉइंट इज स्टोर्ड इन दैट चार्ज एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ओके। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्जेस ऑफ अ सिस्टम इन एन एक्सटर्नल फील्ड, तो आपका देखो यहाँ पे एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है भाई साहब आपका Q1, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है R1, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है भाई साहब R2, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, अब यहाँ पे दो चार्जेस हैं इन अ सिस्टम इन एन एक्सटर्नल फील्ड, कोई एक्सटर्नल फील्ड है इसमें, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा R12, ये वाला पोजीशन वेक्टर R1, ये वाला पोजीशन वेक्टर R2, तो ऑब्वियसली ए बी क्या हो जाएगा R12, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। चलिए भाई साहब देखते हैं हम यहाँ पे, लेट टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर एट द पॉइंट्स A एंड B, तो Q1 और Q2 कहाँ पे है भाई साहब, पॉइंट्स A एंड B, whose position vectors are R1 and R2, क्लियर भाई साहब, क्लियर क्लियर क्लियर, जो दिया हुआ है आपका, ओके। V is the potential at B due to Q1, ठीक है। तो आपका Q1 चार्ज के लिए V1 is the potential, इस चार्ज के लिए यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, V1 है, ठीक है, क्लियर है, ओके। एंड V2 is the potential at A, पोटेंशियल एट A due to Q2, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। We know that V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1, एंड V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2, क्लियर 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 भाई साहब, ओके। बट आपका वर्क डन क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल, और पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो यहां पे वर्क डन क्या हो गया, पोटेंशियल इनटू चार्ज,
ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू V2Q1। इसका मतलब समझ में आ रहा है? देखो, वर्क डन इन मूविंग Q1 टू दैट पॉइंट, यहां पे देखो ये वाला W V1Q1, मतलब समझो, इसका मतलब समझो, यहां से यहां तक ले जाने के लिए जो वर्क डन होगा, यहां से यहां तक ले जाने के लिए भी उतना ही वर्क डन होगा, क्योंकि वर्क डन इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट चार्ज तो दोनों का सेम होगा ना, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? V2। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ये वर्क डन इज इक्वल टू V1 इंटू Q2, ठीक है, V2 इंटू Q1। क्लियर 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 भाई साहब, ओके। तो W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये W कितना हो जाएगा? किसी को भी देखो, अगर हमने V1 किया यहाँ पे, V1 की वैल्यू कितनी आई? अरे बोलो ना भाई साहब, ये है ना, तो V1 की वैल्यू कितनी आई? तो V1 इंटू Q2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 करेंगे, R12 हो गया ये, ठीक है, क्लियर है? सिमिलरली ये भी हो जाएगा। तो बट वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होता है, ठीक है। सो वर्क डन दैट इज U विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12, ठीक है। तो अगर दो चार्जेस हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भाई साहब क्या हो जाएगी? U 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर दो चार्जेस हैं, यहाँ पे एक चार्ज Q1 है और यहाँ पे एक चार्ज भाई साहब Q2 है, दोनों के बीच में पोजीशन वेक्टर है कितना? R12। तो इस चार्ज के वजह से इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जो वर्क डन होगी, और ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। क्लियर क्लियर क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्जेस ऑफ अ सिस्टम इन एन एक्सटर्नल फील्ड, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। सिमिलरली फॉर थ्री चार्जेस क्या हो जाएगा भाई साहब? ऐड करते रहेंगे आप पोटेंशियल एनर्जी को, U12 प्लस U23 प्लस U31। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12, Q2 Q3 R23, Q3 Q1 R31, ठीक है। सिमिलरली मल्टीपल चार्ज सिस्टम में भाई साहब आप क्या करते रहेंगे? इसको ऐड करते रहेंगे भाई साहब, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच? देखो यहां पे आपका Rij हो गया, Qij, इसको भाई साहब ऐड करते रहो, दिस इज बेसिकली गेटिंग एडेड। तो आपका 3 इज लेस देन 2, मतलब J इज ग्रेटर देन I, ठीक है, क्लियर है? ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल की एनर्जी क्या होगी? हमने इसके पहले क्या कैलकुलेट किया? इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, उस पॉइंट का डिस्टेंस अगर r होता है उसके सेंटर से। नाउ वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे देखो ये -q, और तो आप यहाँ पे आपका +q है और यहाँ पे -q है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इट इज ऑफ लेंथ हाउ मच भाई साहब? 2a, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, +q -q। समझ लो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ रही होगी, मतलब मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब नीचे की तरफ पॉजिटिव और ऊपर की तरफ नेगेटिव। मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? मामला समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये फ्लोर से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ओके। ये +q, ये प्लस से आ रहा है माइनस की तरफ, तो ये +q क्या होगा? रिपेल होगा इससे कि अट्रैक्ट होगा? रिपेल होगा, तो मतलब ये ट्याव ऐसे हो जाएगा। और ये जो नेगेटिव है ये उस प्लस से अट्रैक्ट होगा, तो ये ऐसा हो जाएगा भाई साहब, है ना? दिस इज गोइंग टू मूव लाइक दिस, दिस इज गोइंग टू मूव लाइक दिस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो इसीलिए देखो इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। व्हाट विल बी दिस रिपल्सिव फोर्स? हमने देखा भाई साहब E क्या होता है? E होता है F/Q। तो F रिपल्सिव फोर्स दैट विल बी Q into E, दिस विल बी द रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इसमें भाई साहब क्या हो जाएगा? इसमें अट्रैक्टिव वही -q ही हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या इस पे एक फोर्स लग रहा है? बोलो भाई साहब, डाइपोल पे फोर्स लग रहा है, मतलब डाइपोल को घुमा देगा,
अगर आप इस फोर्स के अगेंस्ट डाइपोल को बैलेंस करके रखे हुए हैं तो यू आर एक्टिंग अगेंस्ट अ फोर्स, राइट? मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? यू आर एक्टिंग अगेंस्ट अ फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं भाई साहब एक ईंटा यहां पे रखूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस ईंटे को उठाकर मैंने यहां पे रख दिया, थोड़ा सा स्लाइड किया, भाई साहब बहुत डैमेज कर सकता है नीचे। क्या कर दिया मैंने? आपने भाई साहब उस ईंटे को जो हार्मलेस था, what you have done is you have worked against the force of gravity and lifted it up. Since you have worked against a particular force, automatically what will happen, there will be energy which will be stored in the body and this gives it a very harmful value. भाई साहब उसको गिराएंगे, धड़ाम से टूटेगा, यहाँ पे कुछ भी रहेगा तो, ठीक है? ओके, तो यही काम यहाँ पे भी है। देखो इस पे भाई साहब इधर फोर्स लग रहा है, इस पे इधर, अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने फिर भी इसको बैलेंस करके रखा हुआ है somehow, so have I applied force against the motion? If I am working with a force against वाले फोर्स पे जब भी आप काम करते हो तो बॉडी में क्या स्टोर हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दूं तो पोटेंशियल एनर्जी होगी? नहीं होगी, ठीक है? देयर विल बी नो पोटेंशियल एनर्जी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो रही है भाई साहब, ठीक है? सो लेट डाइपोल मोमेंट बी पी एंड इट्स लेंथ इज भाई साहब पी। डाइपोल मोमेंट आपका पी है, मतलब क्या हो जाएगा? क्यू इंटू 2a। डाइपोल मोमेंट पी मतलब क्यू इंटू 2a, ठीक है? ओके ओके ओके। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई विद द एंगल थीटा टू द फील्ड डायरेक्शन। ये एंगल थीटा है भाई साहब फील्ड डायरेक्शन के साथ, ठीक है? आपका एंगल थीटा हो गया। नाउ वी नो दैट टॉर्क क्या होता है भाई साहब? टॉर्क मतलब टर्निंग इफेक्ट, पी ई साइन थीटा होता है भाई साहब, ठीक है? देखो टॉर्क का मतलब क्या होता है? टॉर्क मतलब होता है पी इंटू ई इंटू साइन थीटा। ये किसी भी, ये हो गया आपका डाइपोल, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गया आपका साइन थीटा, ठीक है? पी ई साइन थीटा, ये हो गया आपका टॉर्क, ठीक है? तो इतना टॉर्क इस पे लग रहा है, ठीक है? इतना टॉर्क मतलब घुमाने वाला फोर्स, ठीक है? और वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू एन एंगल थीटा, दैट इज डी डब्ल्यू। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा? टॉर्क इंटू डी थीटा। देखो भाई साहब रोटेशनल मोशन में, ट्रांसलेशन मोशन में फोर्स जो काम करता है, रोटेशनल मोशन में टॉर्क वही काम करता है ना? देखो दो टाइप के मोशंस होते हैं, एक होता है आपका ट्रांसलेशन मोशन और एक होता है भाई साहब रोटेशनल मोशन। ये सीबीएसई वाले पढ़ चुके हैं, आप लोग अभी तक पढ़े नहीं हैं, अनपढ़ गवार, ठीक है? रोटेशनल मोशन अभी आप पढ़ेंगे, है ना? है बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है? ओके, रोटेशनल मोशन और ये आपका ट्रांसलेशन मोशन है। ट्रांसलेशन मोशन में जो फोर्स होता है वही रोटेशनल मोशन में क्या कहलाता है भाई साहब? टॉर्क, ठीक है? कह रहे घुमावदार मोशन में, तो ये होगा टॉर्क। फोर्स भाई साहब क्या हो जाएगा? फोर्स का देखो अगर तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? वर्क डन, है ना भाई, ठीक है? तो यहां पे भी टॉर्क इंटू डी थीटा विच इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी वर्क डन। क्लियर है? इसको हम एनालॉगी बोलते हैं, ठीक है? रोटेशनल मोशन और सिंपल ट्रांसलेशन मोशन की एनालॉगी है ये, ठीक है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया आपका वर्क डन। यहां पे भाई साहब वर्क डन क्या हो जाएगा? टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे डिस्प्लेसमेंट आपका एंगुलर है, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये घुमावदार फोर्स है, ठीक है? तो टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपका वर्क डन हो गया। डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा, ठीक है? डी डब्ल्यू, अगर आपने भाई साहब, ये तो उसका नेचुरल मूवमेंट है, उसके अगेंस्ट आपने अगर इतना घुमाया, मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? ये तो घूमेगा ही इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे आपने ऐसा, लेकिन आपने इसको ऐसे घुमाया, ठीक है? तो आपने थीटा एंगल से इसको घुमाया अगेंस्ट द फोर्स दैट वाज देयर एज टॉर्क, तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा? डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू डी थीटा, दैट विल बी डी डब्ल्यू, ठीक है? टॉर्क मतलब पी ई साइन थीटा डी थीटा। समझ में आ रहा है कि भाई साहब? ठीक है, ओके। अभी हमको पूरा वर्क डन अगर करना है तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। यहां पे P आपका डाइपोल मोमेंट है, P की वैल्यू क्या? Q इंटू 2a। क्या ये कांस्टेंट रहेगी? संगम इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या ये कांस्टेंट रहेगा? अरे भाई साहब, क्या Q चेंज हो रहा है? क्या माइनस Q चेंज हो रहा है? क्या 2a लेंथ चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो कांस्टेंट ही रहेगा ना भाई साहब। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट को बाहर फेंकेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ये चेंज होगा? भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर से उधर जा रही है, कोई चेंज नहीं।
तो ये भी भाई साहब इंटीग्रेशन के बाहर बच जाएगा क्या आपका साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज हाउ मच, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस थीटा इज साइन थीटा, हाँ तो माइनस साइन थीटा है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा विल गिव यू माइनस कॉस थीटा, आई देखा पी ई माइनस कॉस थीटा, ठीक है ये हो जाएगा भाई साहब आपका। सो दिस विल बी डी डब्ल्यू, ठीक है। तो आपका टोटल वर्क डन, अगर आपने भाई साहब रोटेट किया 90 डिग्री से थीटा एंगल पे, ठीक है। सो 0 से लेकर वर्क डन 90 डिग्री से भाई साहब थीटा एंगल पे। 90 डिग्री क्यों, 90 डिग्री क्यों भाई साहब, डाइपोल ऐसा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था, 90 डिग्री से आपने कितने में रोटेट किया, थीटा पे। देखो ये आपका डाइपोल है, प्लस माइनस, ये प्लस नीचे और ये माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ठीक है। नेचुरल मूवमेंट क्या होगा, ये प्लस इसको रिपेल करेगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। अभी आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट में घुमा रहे हैं। तो आर यू डूइंग वर्क, यस यू आर, बिकॉज यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स, ठीक है। तो आप फोर्स के मतलब ये तो इसका नेचुरल मूवमेंट है, अगर आप ऐसा ना करके इसको ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। और जैसे ही आप फोर्स के अगेंस्ट काम करेंगे उसमें वर्क डन हो जाएगा, एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। मतलब क्या होगा, आपने देखो ऐसे किया इसको, अभी समझ लो इसमें आपने छोड़ दिया तो क्या होगा, टुडुंग ऐसा होगा ना भाई साहब, टुडुंग, ठीक है। ओके ओके चलिए भाई साहब, तो आप 90 डिग्री से क्या कर रहे हैं, थीटा एंगल पे इसको रोटेट कर रहे हैं भाई साहब, 90 डिग्री से थीटा। ये 90 डिग्री था, क्यों 90 डिग्री था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा है, देखो डाइपोल के साथ क्या एंगल बना रहा है, ये 90 का बन रहा है। तो 90 से आपने क्या किया, ये सिर्फ थीटा एंगल पे रोटेट किया है। सो इंटीग्रेशन आपकी 90 से थीटा हो गई, पी साइन थीटा, पी बाहर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपको क्या दे देगा, कॉस थीटा बिटवीन थीटा टू 90। तो क्या हो जाएगा ये पीई आपका यहाँ पे हो गया माइनस कॉस थीटा माइनस कॉसवा 90 है, और कॉस 90 कितना आता है, 0, ठीक है। तो कॉस 90 आपका हो जाएगा भाई साहब 0। सो दिस विल बी हाउ मच, ए पीपला हाउ मच, कॉस थीटा माइनस 0, तो ये माइनस पी बाहर, ठीक है। आपका कितना आ गया, माइनस पी कॉस थीटा। हियर वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये समझ में आ रहा है या रिपीट टेलीकास्ट की जरूरत है, रिपीट टेलीकास्ट चाहिए, ओके रिपीट टेलीकास्ट चाहिए, चलिए देख लेते हैं भाई साहब। चलो फिर से देख लेते हैं भाई साहब। ये हो गया आपका डाइपोल, ठीक है। ये हो गया आपका डाइपोल, ठीक है। क्या है भाई साहब, यहाँ पे लेट्स से प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे है भाई साहब माइनस क्यू चार्ज। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये, ठीक है। लेट्स से दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भाई साहब, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसको रखा हुआ है। ये क्या हो जाएगा, प्लसा प्लसा प्लसा, ये हो गया माइनसा माइनसा माइनसा। ये प्लस किसकी तरफ जाएगा, माइनस की तरफ जाएगा। ये माइनस किसकी तरफ जाएगा, प्लस की तरफ जाएगा, है ना भाई साहब। ऐसा नेचुरल घूमना चाहिए, ये अपने आप घूमेगा भाई साहब, ठीक है ओके। लेकिन हमने क्या किया भाई साहब, हमने इसका उल्टा घुमाया। तो हमने लेट से इसके, ये कैसे जाना चाहिए था, ऐसे, लेकिन हमने इसको ऐसे घुमाया। सो लेट से वी हैव मेड इट मूव लाइक दिस। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो व्हाट वी हैव डन इज उल्टा घुमाइंग, मतलब ये ऐसे कर दिया और ये भाई साहब ऐसे कर दिया, ठीक है। डिफरेंट कलर से दिखाए थे हम। तो ये भाई साहब हम ऐसे ले गए इसको और ये भाई साहब ऐसे ले गए बाय एन एंगल थीटा। क्लियर है। घूमना चाहिए था कैसे, इसको ऐसे नेचुरल वे में, लेकिन हमने घुमाया इसको ऐसे। जैसे किसी स्प्रिंग को भाई साहब, ये स्प्रिंग है, आप इसको दबा रहे हैं ऐसे, जैसे इसको छोड़ेंगे टुडुंग, ठीक है। मतलब क्या वो ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, नहीं, ओरिजिनल पोजीशन से भी ऊपर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर ऐसे आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, उसमें आपने एनर्जी स्टोर कर दी है, उसके नेचुरल चीज पे आपने एनर्जी स्टोर कर दी है, उसके फोर्स के अगेंस्ट काम किया है आपने। तो जब भी आप फोर्स के अगेंस्ट काम करोगे, बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने फोर्स के अगेंस्ट काम किया तो बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अभी फोर्स कितना हो जाएगा, क्योंकि ये रोटेशनल मूवमेंट, ये वाला जो फोर्स है वो रोटेशनल मूवमेंट कॉज कर रहा है। कैसे दिख रहा है भाई साहब हमको, ये इस पॉइंट को ऐसे लेगा और इस पॉइंट को ऐसे लेगा, ये रोटेशनल मोशन है। हमने क्या किया, ऐसे घुमाया इसको, ठीक है। तो वर्क डन अगर हम ट्रांसलेशन मोशन में देखते हैं, ट्रांसलेशन मतलब एक स्ट्रेट लाइन मोशन,
उसमें वर्क डन कितना होता है? वर्क डन होता है भाई साहब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऑफ कोर्स cos थीटा लेकर, FD cos थीटा होगा, है ना भाई साहब। FD आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? cos थीटा, जो भी है, इसको अगर हम ना चलें तो आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। उसी का एनालॉगी होता है भाई साहब रोटेशनल मोशन में। यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स की जगह आ जाएगा टॉर्क, और इस D जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जगह पे आ जाएगा भाई साहब थीटा, टॉर्क इनटू थीटा। वर्क डन विल बी टॉर्क इनटू थीटा। नाउ लेट्स से वी हैव रोटेटेड दिस बाय अ वेरी स्मॉल एंगल d थीटा, तो व्हाट विल बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन? दिस विल बी टॉर्क d थीटा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? dw विल बी इक्वल टू टॉर्क इनटू d थीटा, ठीक है, ओके। अभी देखो, अभी हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। टोटल वर्क डन कितना? टोटल वर्क डन दोनों तरफ इंटीग्रेशन, ठीक है। टॉर्क भाई साहब क्या होता है? पी ई, ठीक है, पी ई साइन थीटा, ये टॉर्क का भाई साहब फॉर्मूला है। अगर किसी डाइपोल को तुमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है और उस डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल बन रहा है थीटा का, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? पी ई साइन थीटा, ठीक है। तो आप इस टॉर्क के जगह पे क्या लिख सकते हो? पी ई साइन थीटा, है ना, इस टॉर्क की जगह भी लिखा, और ये हो गया आपका डी थीटा, ओके। अभी आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे क्या था? देखो स्टार्टिंग पॉइंट ये था 90 से तुम किस में गए भाई साहब? थीटा में गए, तो ये 90 से हम इसको थीटा लिख सकते हैं, बोलो 90 से थीटा। डी वर्क डन पहले क्या था भाई साहब? 0 से लेट से W, ये ना भी लिखो तो सीधा W यहां पे लिख दो, ठीक है, ओके। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में हमेशा कांस्टेंट बाहर आते हैं। P आपका किससे बना हुआ है भाई साहब? P आपका बना हुआ है किससे? Q और 2A के मल्टीप्लिकेशन से। इन दोनों में Q चेंज नहीं हो रहा है और ना ही 2A लेंथ चेंज हो रहा है, सो दिस विल बी अ कांस्टेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये जो पॉजिटिव से नेगेटिव ये जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आपका चेंज नहीं हो रहा है। जो भी वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएंगे, जो कांस्टेंट्स होंगे वो बाहर फेंके जाएंगे। तो आपका ये P और E भाई साहब दोनों बाहर, ये हो गया P और E, ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया थीटा, ये हो गया साइन थीटा डी थीटा। बहुत ध्यान से भाई साहब सारे डेरिवेशंस को देख लो। तुम अगर डेरिवेशन पे अपना सॉलिड बेस फिजिक्स में जमा सकते हो तो सारे एग्जामिनेशंस भी क्रैक कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा पूरा जो कॉन्सेप्ट है भाई साहब फिजिक्स में, जितने भी कंपटीशन लेवल के सवाल बनते हैं, ये डेरिवेशन में कोई चीज़ ट्विस्ट एंड ट्विक करके बनते हैं। बहुत ध्यान से देखना, तुम्हारे पूरे डेरिवेशन में कोई एक फैक्टर को इधर उधर कर देंगे लोग और सवाल बन जाएगा। तो आपका डेरिवेशन अगर आपका क्लियर नहीं है, आप सीधा फॉर्मूला का रट्टा मार के जाओगे तो आप गुफअप करोगे। फिजिक्स भाई साहब ऐसे ही पढ़ी जाती है। फिजिक्स में आपका डेरिवेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हाट दे डू इज दे ट्विस्ट एंड ट्विक दीज फैक्टर्स। यहाँ पे कोई फैक्टर आपका ट्विस्ट एंड ट्विक कर देंगे, चेंज कर देंगे, बल गया भाई साहब सवाल, ठीक है। आपका डेरिवेशन क्लियर है तो स्मूथ केक वॉक होगा, अगर डेरिवेशन क्लियर नहीं है तो भाई साहब बोर्ड लेवल पे भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। PE आपका यह क्या हो जाएगा? और सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ लोगों के लिए चैलेंज होता है फिजिक्स, सबसे ज़्यादा। आप हमेशा फिजिक्स को एक चैलेंज की तरह इसलिए लेते हैं क्योंकि आपका फिजिक्स में डेरिवेशन का बेस क्लियर नहीं होता है, इट्स नेवर देयर। आपको प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी। जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं ना भाई साहब, आपको प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अर्जेंट क्या है। अर्जेंट मतलब रट लो भाई साहब, नहीं, वैसा नहीं चलेगा भाई साहब, आपको पूरा उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक जब हम बात कर ही रहे हैं तो कर ही लेते हैं, थोड़ा सा पका ही लेते हैं आपको थोड़ा सा। एक दिस इज बेसिकली अ थ्योरी। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम था आइजनहावर, ठीक है। नाउ दिस पर्सन सेज दैट देयर ओनली 2 टाइप्स ऑफ वर्क्स विच आई हैव टू डू। 2 टाइप के ही काम हैं, ठीक है। एक है आपके जिसको हम बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट और एक है जो है अर्जेंट। तो अकॉर्डिंग टू आइजनहावर, ठीक है, देयर ओनली 2 क्लासिफिकेशंस ऑफ वर्क। किसी भी आपके मतलब मेरी उम्र के हों या आपकी उम्र के हो, स्टूडेंट की उम्र के हो, जो भी हो, तो लेट्स आपका और मेरे बीच में सिर्फ स्टडीज़ ही कॉमन है। सो लेट्स अगर मैं आपको स्टडीज़ के बतौर या मिसाल दूं तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है और अर्जेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट क्या है, अर्जेंट क्या है। तो अकॉर्डिंग टू तो एक और दार्शनिक हुए जिनका नाम था कोवी।
सो व्हाट ही डिड वाज ही बेसिकली सेग्रीगेटेड दिस, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख देते हैं हम, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं हम, ठीक है, या आपका इनहेरिटेंस के लॉज में करते हैं, देखो यूनिट स्क्वायर जब बनाते हैं हम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया और ये हो गया भाई साहब अर्जेंट। इधर लिख देते हैं भाई साहब इंपॉर्टेंट और ये लिख देते हैं भाई साहब अर्जेंट, ठीक है। या इसको ऐसा करते हैं, अरे क्यों नहीं मिट रहा भाई साहब तू, अरे भाई साहब मिट जा, ठीक है। ये हो गया आपका अर्जेंट जिसको ताबड़तोड़ करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट अगर है तो क्या हो जाएगा बोलो, डू इट राइट नाउ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है तो क्या करोगे, और सॉरी ऐसा कर लेते हैं, देखो इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, और नॉट अर्जेंट, चलो ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है, पोल्स में लिख लेते हैं। तो एक हो गया आपका इंपॉर्टेंट, सारे काम को आप या तो इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, सारे काम को आप या तो इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं या अर्जेंट बोल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट का ऑपोजिट क्या हो गया, नॉन इंपॉर्टेंट, अर्जेंट का ऑपोजिट क्या हो गया, नॉन अर्जेंट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट का नॉन इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब, इसको क्या करना है, इसका तो कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता भाई साहब, दिस इज नॉट पॉसिबल। इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, ऐसा काम हो सकता है, पढ़ाई में देख लो भाई साहब, ऐसा हो सकता है कि नहीं। इंपॉर्टेंट है पढ़ना लेकिन फिलहाल अर्जेंट नहीं है, हो सकता है मैं जो पढ़ रहा हूँ वो शायद मेरे बोर्ड के सिलेबस में ना हो, शायद IIT या नीट के लिए हो, या जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ वो 11th का है, ठीक है, शायद मेरे को अभी 12th और IIT या नीट में फोकस करना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को जो 1-1.5 महीने का टाइम मिलेगा उसमें कर लूँगा। या जो मैं कर रहा हूँ भाई साहब, मेरे स्कूल से क्या बोलते हैं उसको, जर्नल लिखने को मिला है भाई साहब, मैं बैठ के जर्नल लिख रहा हूँ, ठीक है। जो मेरा अभी इंपॉर्टेंट काम है उसको छोड़ के 6-7 घंटे से बैठ के मैं जर्नल लिख रहा हूँ, ठीक है। लिखना पड़ेगा, मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मार्क्स, बट इज इट अर्जेंट, इट इज़ नॉट अर्जेंट। तो क्या करोगे ऐसे काम में, जो आपका इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, क्या करोगे, हाँ बाद में करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं प्लान, प्लान इट आउट, ठीक है, प्लान से काम करो, ओके। इंपॉर्टेंट है, सॉरी अर्जेंट है बट नॉट इंपॉर्टेंट, हाँ अर्जेंट है करना है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या करोगे, हाँ नहीं करना पड़ेगा, अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ओके गुड, एनीथिंग मोर, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, इज करेक्ट। इट इज नॉट वर्थ योर टाइम, आपके टाइम के लायक नहीं है वो, लेकिन करना है। जर्नल जो तुम लोग भरते हो भाई साहब फालतू का, 20 मार्क्स मिलते हैं उसमें, है ना, वो वही है ना, तुम्हारे टाइम के लायक नहीं है वो, जबरदस्ती का वो झोल झपाटा है वो, ठीक है, ओके। अर्जेंट है बट नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन यू डू, हाँ भाई साहब इसको करो डेलीगेट, किसी और को दे दो, तुम्हारे टाइम के लायक नहीं है ये, सोचो थोड़ा, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है इससे, 4-5 लोग अगर मिल जाए ना भाई साहब, लोगों का जर्नल लिखते बैठेंगे ना, करोड़ों कमा लेंगे, ठीक है। खैर मैं उस सब में नहीं जा रहा हूं, ये हो गया अर्जेंट और ये हो गया आपका नॉन इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको डेलीगेट कर दो, डेलीगेट मीन्स गिव इट टू समबडी एल्स, डोंट गेट इन्वॉल्व इन इट, इट विल ड्रेन आउट योर टाइम, ठीक है। आपका अर्जेंट है और समझ लो यहाँ पे नॉट अर्जेंट, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, हाँ अर्जेंट हो, अर्जेंट भी हो और इंपॉर्टेंट भी हो, तो क्या करोगे, अगर आपका अर्जेंट भी है और भाई साहब इंपॉर्टेंट भी है तो क्या होगा, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू इट राइट नाउ, राइट नाउ भाई साहब, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब। अगर आपका देखो कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो जाएंगे, एक होगा अर्जेंट और एक हो गया इंपॉर्टेंट, ये आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए भाई साहब, दिस शुड बी योर हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये डू इट राइट नाउ, राइट नाउ। देखो भाई साहब आपका सिलेबस क्या है, आपका कोर्स क्या है और कौन सा आपको कंपटीशन का एज दे रहा है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे समझो तुम एक चैप्टर पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, बोर्ड लेवल की पढ़ाई की तुमने, क्लोज कर दिया, दूसरे चैप्टर पे गए करंट इलेक्ट्रिसिटी, बोर्ड लेवल की पढ़ाई की, क्लोज कर दिया, तीसरे चैप्टर पे गए भाई साहब कोई भी उठा लो, रोटेशनल मोशन पढ़ लिया, क्लोज कर दिया, बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हो, अभी तुम IIT और नीट का तैयारी कर रहे हो, कहाँ से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से या इलेक्ट्रिक चार्जेस से, क्या होगा,
डबल तुम्हारा टाइम जाएगा, ठीक है। सो प्रायोरिटाइज भाई साहब, अगर तुमने बोर्ड लेवल की पढ़ाई एक चैप्टर पे कर ली है, थोड़ा सा और पुश करो, तुम्हारा आईआईटी और नीट उसी में हो जाएगा। फिर से तुम करने जाओगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा उसमें, ठीक है। सो प्लान इट आउट कि कोई काम तुम कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, उस काम में अर्जेंसी देखो तुम्हारी, ठीक है। अगर तुम भाई साहब इन दोनों को अलाइन नहीं कर रहे हो, तुम अगर अलाइन नहीं करो, क्या हो रहा है, तुमने अभी बोर्ड की तैयारी की एक चैप्टर पे, दूसरे चैप्टर पे गए, तीसरे चैप्टर पे गए, चौथे चैप्टर पे गए, अभी तुमको लगा हाँ चलो भाई पहले वाले चैप्टर पे आते हैं, आईआईटी नीट के क्वेश्चन लगाते हैं या उस लेवल के क्वेश्चन। क्या होगा तुम्हारा, फिर से सारे कॉन्सेप्ट स्क्रैच से पढ़ने पड़ेंगे, फिर से सारे डेरिवेशन स्क्रैच से पढ़ने पड़ेंगे। व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ ह्यूज टाइम लॉस। बोर्ड और आईआईटी नीट वहीं पे कंप्लीट कर लो, देन मूव अहेड, दैट इज माय थिंग, ठीक है। ओके, अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, डू इट राइट नाउ, ठीक है भाई साहब। अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल भाई साहब ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है तो डू इट राइट नाउ। अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या करोगे भाई साहब, डेलीगेट। भाई साहब जितना आप स्मार्ट खेल सकते हैं वो आपको स्टूडेंट लाइफ में यहाँ पे खेलना है, ठीक है। अर्जेंट है लेकिन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दे दो भाई साहब किसी को। 100-200 में तुम्हारा कोई जर्नल बना के देता है, दे दो भाई साहब, मेरे हिसाब से, ठीक है। अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लीज डेलीगेटेड, प्लीज डेलीगेटेड, ठीक है। आपका भाई साहब यहाँ पे अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई साहब, अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है तुम्हारे किसी कोर्स में वो एग्जाम में वो चैप्टर नहीं आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है, शायद यूनिट 4 में आएगा या शायद बोर्ड में डायरेक्टली आएगा, अभी तो नहीं करना है उस चैप्टर को, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर प्लान बनाओ भाई साहब इसका, हैव अ प्रॉपर प्लान फॉर दिस, यू हैव टू कवर दिस, इसको तो मिस आउट नहीं कर सकते। और भाई साहब जो अर्जेंट नहीं है और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, भाई साहब गया तेल लेने, ठीक है। डोंट डू इट एट ऑल, डोंट डू इट एट ऑल, उसको भाई साहब करो ही मत। प्लीज़ डेलीगेट योर टाइम लाइक दिस। आप अपना भाई साहब टाइम इस तरह से डिवाइड कीजिए बहुत इंटेलिजेंटली। मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग आईआईटी और नीट क्रैक करते हैं, दे आर लाइक यू ओनली। कोई बहुत ज़्यादा मेहनत से आईआईटी और नीट क्रैक नहीं करता है, और अगर क्रैक करता भी रहेगा तो वो आगे चल के फेलियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन काफ़ी इंटेलिजेंस से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। आपको हर एक चीज़ में ना आपका इंटेलिजेंस, आपको ऐसा ही क्रैक करना पड़ेगा कि भाई यू हैव गुड अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस टू क्रैक दिस। आपको हर स्टेप में आपके इंटेलिजेंस होना चाहिए। एक सवाल किया उसमें तो आपका इंटेलिजेंस लगता ही है, नॉलेज लगता ही है, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, क्या प्लान ऑफ एक्शन है आपका, किस तरीके के सवाल आप लगाएंगे, किस तरह से आप अपने दिन को प्रायोरिटाइज करेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सिर्फ एक स्टूडेंट लाइफ में नहीं, सक्सेसफुल होने के लिए लाइफ में भाई साहब ये सब बहुत मैटर करता है। किस तरह से आप प्लान आउट करते हैं, किस तरह से आप उसको करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ आप देखिए आपके जितने भी टास्क हैं या जितनी भी स्टडी रिलेटेड चीज़ें हैं, उसमें अर्जेंसी कितनी है और इम्पोर्टेंस कितना है। जहाँ पे भी अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस भाई साहब इक्वली है, वहाँ पे उसको ताबड़तोड़ करना है। डू इट देयर एंड देन फिनिश इट ऑफ, एंड फिनिश इट ऑफ वेल। जहाँ पे भाई साहब आपका ये सब झोल झपाटे वाले काम है कि भाई साहब इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, डेलीगेट, ठीक है। जहाँ पे अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ हैव अ प्रॉपर प्लान। एक चैप्टर को अगर तुम अभी नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारा रीज़न ये होना चाहिए कि भाई साहब हो सकता है इस टर्म में ना आ रहा हो, मैं इसको बाद में निपटाऊंगा, लेकिन वो बाद में निपटाऊंगा मतलब प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। कितने कौन से टर्म में वो चैप्टर आने वाला है और उस टर्म में कौन से महीने में कितने दिनों में इस चैप्टर को मैं फिनिश करूंगा। यू शुड हैव अ प्रॉपर प्लान टू इट, ठीक है। ऐसा होता है। और अगर अर्जेंट नहीं है पर तेल लगाने का भाई साहब नहीं करना है उसको। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, चलिए भाई साहब बहुत सारा ज्ञान फैन हो गया। ओके, तो हम यहाँ पे क्या थे, साइन थीटा, और ये हो गया आपका 90 और ये हो गया आपका थीटा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हम देख लेंगे भाई साहब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है भाई साहब इंटीग्रेशन। तो हमको मालूम है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस साइन थीटा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते, सॉरी थीटा, ठीक है, डी बाई डी थीटा ऑफ माइनस कॉस थीटा को हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब, साइन थीटा। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा विल गिव मी माइनस कॉस थीटा। तो इसका कितना आ जाएगा बोलो, माइनस कॉस थीटा बिटवीन द लिमिट्स, ठीक है, 90 एंड 0, 90 एंड 0, बिटवीन द लिमिट्स 90 एंड 0। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका PE, ये हो गया आपका W, ठीक है। ओके, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, PE एंड दिस विल बी हाउ मच, माइनस ऑफ कॉस ऑफ, नहीं हाँ थीटा, सॉरी, माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस 90
कुछ भी कर लो भाई साहब, माइनस माइनस लिखो, प्लस लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी वैल्यू आएगी तुम्हारी 0, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, पीई, और ये हो गया तुम्हारा भाई साहब माइनस कॉस थीटा। सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस पीई कॉस थीटा। ये हो गया तुम्हारा भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द डाइपोल। इस डाइपोल में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी भाई साहब ये इतनी होगी, ठीक है। दिस विल बी लाइक दिस। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मैं तुमको बताऊं यहाँ पे, ठीक है। तुम्हारा नेचुरल मूवमेंट क्या था, ऐसे, अभी तुमने इसको लिया भाई साहब ऐसे, ठीक है, छोड़ दिया अभी तुमने, अब ये ट्रुंग 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 करता रहेगा। दिस इज बेसिकली रोटेशनल मोशन, और इस रोटेशनल मोशन, ये प्रॉपर प्योर रोटेशनल मोशन नहीं है, बट दिस विल जनरेट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके मीन पोजीशन पे सिंपल हार्मोनिक मोशन जनरेट कर देगा। एसएचएम का सवाल बन जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो दीज आर थिंग्स विच वी हैव टू कंसिडर। ओके, हियर वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये वाला जो वर्क डन है यही इसमें क्या हो जाएगा, दिस विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने भाई साहब काम किया अगेंस्ट में, फोर्स के अगेंस्ट में काम किया है, टॉर्क के अगेंस्ट में काम किया है। यहाँ पे फोर्स नहीं बोलेंगे, टर्निंग इफेक्ट जो फोर्स प्रोड्यूस करता है उसको हम बोलते हैं टॉर्क। इस टर्निंग इफेक्ट से प्रोड्यूस होती है भाई साहब आपकी रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो जहां पे आपका टॉर्क होता है वहां पे आपका, तुम क्या खुल गया भाई साहब, ठीक है, ओके, जब भाग यहां से। सो यू कितना हो गया, माइनस पी इंटू ई। माइनस पी इंटू ई क्यों बोल रहे हैं, कोई बता सकता है यहाँ पे भाई साहब, ऐसा था, इससे ये क्यों आ गया, ये कॉस थीटा हजम कर गए, नहीं नहीं नहीं, नॉट अगेंस्ट, हाँ, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई, अच्छा कॉस थीटा डब्ल्यू के पास गया है, अरे डब्ल्यू का यू हो गया इसके लिए, वाह कितनी इंटेलिजेंट, कॉस थीटा इसके पास चला गया इसलिए डब्ल्यू से यू हो गया, बहुत बढ़िया बस बट, अरे सिंपल है भाई साहब, देखो ये क्या है, पीई कॉस थीटा है ना, ऐसा कुछ नहीं है मैडम, ये वर्क डन है और ये एनर्जी है, वर्क डन एंड एनर्जी आर द सेम थिंग्स। इसके पास कॉस थीटा गया तो ये हो गया, वाह क्या भाई साहब, ओके, पीई कॉस थीटा है भाई साहब, ठीक है, पीई कॉस थीटा है। पी आपका क्या है, डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो मतलब ये हो गया भाई साहब आपका वेक्टर क्वांटिटी है ना, Q इंटू 2A होता है, और E भी आपका क्या है भाई साहब, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज का तुम स्केलर प्रोडक्ट करते हो तो कितना आता है भाई साहब, स्केलर प्रोडक्ट करूं अगर मैं, अरे भाई साहब देखो यहाँ पे अगर A एक वेक्टर है और B एक वेक्टर है, ठीक है, और A और B के बीच में एंगल कितने का भाई साहब, थीटा का, ठीक है। तो आपका A इंटू बी कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी A वेक्टर B, और ये हो गया आपका कॉस ऑफ थीटा, ये होता है आपका, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, देखो U इज इक्वल टू माइनस पी इंटू ई, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पी इंटू ई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली आपको क्या दे रहा है, पीई कॉस थीटा दे रहा है, पीई कॉस थीटा से माइनस पी इंटू ई लिख रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। स्केलर प्रोडक्ट है बेसिकली, दोनों भी आपके वेक्टर क्वांटिटीज है, डाइपोल मूवमेंट भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। This potential energy is stored. This potential energy is basically stored. If theta is equal to 0, cos 0 is equal to 1, u is equal to minus p. भाई साहब थीटा की वैल्यू अगर 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो u की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस p, ठीक है, माइनस पी ई। इफ थीटा इज इक्वल टू 90, cos 90 की वैल्यू 0, और u की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 0, ठीक है। मतलब आपका जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के इधर है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, 0, ठीक है, ओके। इफ थीटा इज इक्वल टू 180, cos 180 माइनस 1, तो u इज इक्वल टू पी हो जाएगा। थीटा 180 कब होगा भाई साहब, जब आपने डाइपोल को घुमाकर ऐसे कर दिया है, ठीक है, डाइपोल को घुमाकर ऐसे कर दिया, दिस इज बेसिकली 180, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कितना होगा, अरे अभी तो पढ़ा, तुम लोग क्या कर रहे हो, माइनस पी कॉस, तो कहां है, अभी तो पढ़ा ताजा ताजा एकदम से, माइनस पी साइन थीटा माइनस पी कॉस थीटा हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस इन अ सिस्टम इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ये कितना हो जाएगा बोलो,
हाँ, हाउ मच विल दिस बी, U इज इक्वल टू Q1 Q2 R12 Q1 Q2 R12, फर्स्ट वाला ही हो जाएगा भाई साहब, Q1 Q2 बाई R12। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।